नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई देश अमीर है और कोई दूसरा गरीब? ये बस कोई एहसास तो है नहीं। इसके पीछे एक पक्का नंबर होता है, एक ठोस आंकड़ा। और आज हम उसी एक नंबर को समझने के तीन अलग-अलग नजरिए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत का कह सकते हैं एक्सरे कैसे किया जाए। मतलब क्या कोई ऐसा एक नंबर हो सकता है जो हमें ये बता दे कि भाई वहाँ कंपनियां कितना सामान बना रही हैं, लोग कमा कितना रहे हैं और फिर सब मिलकर खर्च कितना कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और उस एक नंबर का नाम है राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। समझिए, ये वो चाबी है जो किसी भी देश की आर्थिक तिजोरी का ताला खोल देती है। लेकिन मजा तो इस बात में है ना कि इस नंबर तक पहुंचने का कोई एक सीधा साधा हाईवे नहीं है। जरा सोचिए, हम सब एक ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ते तीन अलग अलग हैं। मंजिल तो एक ही है, राष्ट्रीय आय, पर हर रास्ता हमें इकोनॉमी की एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो चलिए अपने पहले रास्ते पर निकलते हैं, जिसका नाम है उत्पादन विधि। ये तरीका ना सबसे सीधा सवाल पूछता है, भाई इस देश में एक साल के अंदर अंदर कुल मिलाकर बना क्या? सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो कुछ भी बना, सब कुछ। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है ना, कि बस देश में बनी हर चीज और हर सर्विस की कीमत को जोड़ दो, हो गया काम। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है, एक ऐसी गलती जिससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। इस गलती से बचने का जो तरीका है ना, उसे कहते हैं मूल्यवर्धन, मतलब वैल्यू एडेड। इसको एक ब्रेड की कहानी से समझते हैं, बड़ा आसान है। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया और उसे 1,000 रुपए में बेच दिया, तो इकोनॉमी में 1,000 रुपए की वैल्यू पैदा हुई। ठीक। अब मिल वाले ने उस गेहूं से आटा बनाया और उसे 1,500 रुपए में बेच दिया, तो उसने अपनी मेहनत से 500 रुपए की नई वैल्यू जोड़ दी। फिर बेकर ने उस आटे से ब्रेड बनाई और उसे 2,000 में बेचा, यानी उसने भी 500 रुपए की वैल्यू और जोड़ दी। तो अब राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाएगा? क्या सारे नंबर जोड़ देंगे? नहीं, हम हर स्टेज पर जो नई वैल्यू बनी है सिर्फ उसे जोड़ेंगे। मतलब किसान के 1,000 रुपए, मिल वाले के 500 और बेकर के 500, कुल कितना हुआ? 2,000 रुपए। और मजे की बात देखिए, ये ब्रेड की फाइनल कीमत भी है ना कमाल? बस यही वो जाल है जिससे हमें बचना था। इसे कहते हैं डबल काउंटिंग या दोहरी गिनती। सोचिए, अगर हम 1,000, 1,500 और 2,000 इन सबको जोड़ देते तो क्या होता? अरे हम तो गेहूं की कीमत को 3-3 बार और आटे की कीमत को 2 बार गिन लेते। इससे तो देश की आय कागज पर आसमान छू लेती, जो कि सरासर गलत होता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि देश में 2,000 रुपए की ब्रेड और ऐसी ही लाखों करोड़ों चीजें बनी। लेकिन एक मिनट, वो 2,000 रुपए गए कहाँ? हवा में तो नहीं उड़ गए। बस यहीं से हमारा दूसरा रास्ता शुरू होता है, आय विधि। ये पता लगाता है कि ये पैसा आखिर किसकी जेब में गया। इसका फंडा भी बड़ा सीधा सा है। ये तरीका बस ये देखता है कि उस ब्रेड को बनाने की पूरी प्रक्रिया में किस किस ने कितना कितना कमाया। मतलब मजदूर की दिहाड़ी से लेकर कंपनी के मालिक के मुनाफे तक, सब कुछ। तो ये जो कमाई है, ये कई शक्लों में आती है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सैलरी हो गई, मकान मालिक को मिला किराया, किसी ने पैसा उधार दिया तो उसका ब्याज, और बिजनेस करने वाले का प्रॉफिट। अरे इतना ही नहीं, जो लोग अकेले काम करते हैं जैसे कोई डॉक्टर या दुकानदार, उनकी कमाई भी इसी में गिनी जाती है। पर यहाँ भी एक जरूरी नियम है। हम सिर्फ वो इनकम गिनते हैं जो कमाई गई हो, मतलब जिसके बदले में कोई काम हुआ हो, कोई गुड्स या सर्विस बनी हो। इसे कहते हैं कारक आय। अब जैसे सरकार से किसी को पेंशन मिलती है या कोई स्कॉलरशिप मिलती है, उसे इसमें नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि वो एक तरफा पेमेंट है। उसके बदले में इकॉनमी में कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। वो कमाई नहीं, एक तरह की मदद है। तो कहानी कहां पहुंची? देश में सामान बन गया, लोगों ने उससे पैसा कमा भी लिया। अब उस पैसे का होगा क्या? अरे भाई, खर्च होगा। और बस यहीं से हमारा तीसरा और आखिरी रास्ता खुलता है, व्यय विधि। इसका मूल मंत्र याद रखिएगा। इकोनॉमी में एक का खर्चा दूसरे की कमाई होता है। जब कोई एक कप कॉफी खरीदता है तो उसका खर्च कैफे वाले की इनकम बन जाता है। तो ये तरीका क्या करता है? ये बस पूरे देश में हुए इसी कुल खर्चे को जोड़ लेता है। तो सवाल है, ये खर्चा करता कौन कौन है? इसमें 4 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, आम घर, जो अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। दूसरा, कंपनियां, जो नई मशीनें खरीदने में या फैक्ट्री लगाने में पैसा लगाती हैं, जिसे निवेश कहते हैं।
तीसरा खिलाड़ी है सरकार, जो सड़कें, स्कूल, अस्पताल इन सब पर खर्च करती है। और चौथा वो है विदेशी, जो हमारा बनाया सामान खरीदते हैं, यानी निर्यात। हाँ, इसमें से हम वो पैसा घटा देते हैं जो हम उनके सामान पर खर्च करते हैं, यानी आयात। तो लीजिए, हम अपनी मंजिल पर, उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं और हमारे पास 3 रास्ते हैं जिनसे हम यहां पहुंचे: उत्पादन, आय और व्यय। अब देखते हैं कि ये तीनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिलते कैसे हैं। सच पूछिए तो ये लाइन ही इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। जरा सोच के देखिए, अगर एक देश में 100 रुपए का सामान बना, ये हुआ उत्पादन, तो उसे बनाने वालों की जेब में कुल मिला के 100 रुपए ही तो जाएंगे, ये हुई आय। और फिर आखिर में बाजार में वही 100 रुपए तो खर्च होंगे, ये हो गया व्यय। ये एक पूरा सर्कल है, एक बंद गोला। इसीलिए थ्योरी तो यही कहती है कि तीनों तरीकों से जवाब हमेशा हमेशा एक ही आना चाहिए। तो अगर इसे फटाफट समेटें तो क्या है? उत्पादन विधि का सवाल है क्या बना, आय विधि का सवाल है किसने कमाया, और व्यय विधि का सवाल है कहाँ खर्च हुआ। सवाल 3 है, पर कहानी एक ही इकॉनमी की है। ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मतलब इन नंबरों का हमारी नौकरी से, हमारी जेब से और देश के भविष्य से आखिर लेना देना क्या है? अरे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड है। इसी रिपोर्ट कार्ड को देखकर सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं कि टैक्स बढ़ाना है या घटाना है। इसी से पता चलता है कि इकॉनमी आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है। यही नंबर बताता है कि लोगों का रहन सहन बेहतर हो रहा है या नहीं, और हाँ, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम आखिर खड़े कहाँ हैं। और अब जाने से पहले एक आखिरी और बड़ा ही मजेदार सवाल। हमने कहा था कि तीनों रास्तों से जवाब एक ही आना चाहिए, पर असल दुनिया में जब ये सारे आंकड़े जमा किए जाते हैं ना, तो उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी देश में खर्च वाला आंकड़ा वहां हो रहे उत्पादन के आंकड़े से कहीं ज्यादा निकल आए, तो ये उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या इशारा कर रहा है? इस पहेली पर सोचिएगा जरूर।